Dear students, welcome to the fifth lecture on quantum mechanics part 2. क्वांटम यांत्रिकी के भाग 2 के 5वें लेक्चर में आज हम संकरित कक्षकों में प्रयुक्त होने वाले परमाणुविक कक्षकों के गुणांकों को किस प्रकार से हम परिकलन कर सकते हैं उसको देखेंगे. टुडे वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होता है ये आप लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर ब्रीफ में शॉर्ट में हम देखेंगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या है. जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक उदाहरण है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है. ग्राउंड स्टेट में इसको हम 1s2, 2s2, 2p2 से लिख सकते हैं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार संयोजकता या वैलेंसी को हम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या के आधार पर बता सकते हैं. तो कार्बन एटम के केस में वैलेंसी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंसी होना चाहिए 2. लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और कार्बन के इस 4 वैलेंसी को बताने के लिए हम एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था, ये मूल अवस्था का, ये उत्तेजित अवस्था का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहां से जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 2 टाइप का ऑर्बिटल दिख रहा है, 2s और 2p. 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p उत्तेजित होकर 2p ऑर्बिटल में जाता है. इस प्रकार से यहाँ पर हमको 4 अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिसके कारण उसकी संयोजकता या वैलेंसी 4 हम बता सकते हैं. अब इसमें देखेंगे तो एक जो है s ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड है और 3 p ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड है. इसके अनुसार इसके द्वारा जो बनेगा बंध और इन तीनों के द्वारा जो बंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा, दोनों डिफरेंट नेचर के होने चाहिए. लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन के जो चारों वैलेंसी या इसकी जो चारों बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ सेम होता है या उसका नेचर सेम होता है. तो इसके लिए फिर से कुछ सुझाव दिया गया. उस सुझाव के अनुसार ये माना गया कि सारे के सारे जो s और p ऑर्बिटल है यदि इनके ऊर्जा लगभग समान है, इफ द एनर्जी इज नियरली सेम दे विल मिक्स टुगेदर, ये पूरे मिश्रण हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा और ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, एनर्जी विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड. और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं उतने ही संख्या में हमको क्या मिलेगा, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल से जो मिक्स हो रहा है, यहाँ पे दोनों की ऊर्जा लगभग सेम होना चाहिए, एनर्जी सेम होना चाहिए नियरली, और उनकी आकृति यहाँ पर अलग अलग है. जब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जितने संख्या में यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं उतनी ही संख्या में हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी आकृति और ऊर्जा दोनों क्या है, सेम है. शेप और एनर्जी दोनों ही सेम होगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इसको हम कहते हैं संकरित कक्षक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब देखते हैं कार्बन के केस में हमने देखा यहाँ पर एक s और 3 p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन जो है, इस घटना या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. यहाँ पर 3 प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. एक है sp, sp2 और sp3. जब एक s और एक s और एक p मिक्स होगा तब हमको क्या मिलेगा, एक s और एक p ऑर्बिटल जब मिक्स होगा हमको मिलेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आकार एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा होता है. तो यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर
2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा इस प्रकार से। और sp हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात इसका शेप जो होगा वो है ये लीनियरली अरेंज्ड है। एंगल कितना होगा 180 डिग्री। यदि s और p कैरेक्टर को देखेंगे, इसमें s और p का 50-50% कैरेक्टर है। अब आते हैं sp2। sp2 कब बनेगा? जब एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होगा। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं अलग अलग आकृति के, और ये कितने बनेंगे? 3 समान आकृति के और समान एनर्जी के, सेम शेप और सेम एनर्जी के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको यहाँ पर मिलता है। और इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनार है, समतलीय है और त्रिकोणीय है, और इसके बीच का एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। अब sp में हमने देखा s और p कैरेक्टर 50-50% है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि p का परसेंटेज बढ़ जाएगा और s 33% है और p 66% है। sp3 में देखेंगे, sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल ये मिक्स होंगे। टोटल कितने? 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल रिजल्ट होगा? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, सेम शेप और सेम एनर्जी के। और यहाँ पर जो है इनका जो अरेंजमेंट रहेगा वो रेगुलर टेट्राहेड्रन, नियमित चतुष्फलक के आकार में होगा। और यहाँ पर जो एंगल होगा दैट विल बी 109.5 डिग्री और 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में इसमें 50-50 कैरेक्टर था, इसमें 33 और 66 है। यहाँ पर हो जाएगा p का परसेंटेज बढ़ जाएगा, p का परसेंटेज 75% है और s का 25% कैरेक्टर होगा। तो इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये बता सकते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हमको संख्या में सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। आगे हम इसके जो कोएफिशिएंट्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो भाग लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने में, उसका कैलकुलेशन को देखेंगे। Calculation of coefficients of atomic orbitals used in hybrid orbitals। संकरित कक्षकों में प्रयुक्त होने वाले परमाणविक कक्षकों के गुणांकों का परिकलन किस प्रकार किया जा सकता है, अब देख रहे हैं। पहले पॉइंट, यहाँ पे कंसेप्ट को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। यदि ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, sp2, sp3 उसमें आप उसको इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट के अनुसार ये जो संकरित कक्षक है या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसे बनते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये सिद्धांत हमने पहले क्लासेस में देख लिया है। तो यहाँ पे यदि हम कार्बन का ही केस देखेंगे, कार्बन के केस में हमने देखा जो वैलेंस शेल है उसमें 2s और 2p है। मैक्सिमम कितने हैं? 4 है। तो मैक्सिमम के हिसाब से हमने टर्म्स लिया है। यहाँ पर यदि एक s और 3p मिक्स होते हैं तो हमको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 4। तो हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे भी हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन को फाइ से लिखा हुआ, फाइ s, फाइ px, फाइ py, फाइ pz। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके वेव फंक्शन को साइ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो साइ1, साइ2, साइ3, साइ4 इस प्रकार लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा हमको प्राप्त हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, s ऑर्बिटल जो है उसका आकार हम सभी जानते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, गोलाकार है और चारों तरफ से सममित है।
स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे डायरेक्शन में सेम होगा। यहां पर A1, B1, C1, D1 ये जो सारे टर्म्स है ये कोएफिशिएंट है, और हमने पहले क्लासेस में देखा कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने में योगदान को बताता है। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ समान होगा, इसलिए हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में उसका योगदान समान रूप से होगा। और कंट्रीब्यूशन या योगदान को हम कैसे लिखते हैं? कंट्रीब्यूशन A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ये प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। और ये बराबर होगा कितने ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें हम भाग दे देंगे, उसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो यदि 2 बनता है तो 1/2 होगा, 3 होगा, sp3 होगा तो 1/3, और sp3 में 1/4। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये सारे प्रसमानीकृत या नॉर्मलाइज्ड होते हैं। दीज आर ऑल नॉर्मलाइज्ड। और नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन सबको मालूम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी होगा उसका स्क्वायर, वेव फंक्शन का स्क्वायर, इसको हम पूरे स्पेस में इंटीग्रेट करेंगे। हम लिमिट को नहीं लिखेंगे बार बार, इसका इंटीग्रेशन करने पे यदि यूनिटी आता है तो इसको हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहते हैं। जिस प्रकार हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉर्मलाइज है, उसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन जितने भी हैं, चाहे s हो या p हो, ये सारे भी नॉर्मलाइज्ड होगा। तो इनका भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो यूनिटी मिलेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ध्यान रखना है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के समकोणीय होगा या ऑर्थोगोनल होगा। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जैसे 1 और 2 एक दूसरे के होंगे, साई s और साई p, s और p ये सारे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा। सो वी कैन राइट, एक एग्जाम्पल केवल लिख रहे हैं, बाकी सबके लिए यही लागू होगा। साई 1 साई 2 d2 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार s और p है मान लीजिए, तो इसके भी प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट के अनुसार sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पहला फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन को यदि हम x दिशा में लेंगे, sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, उसमें से पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल को इफ यू टेक द फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, तो पहले वाले ऑर्बिटल जिसका कोएफिशिएंट है A1, B1, C1, D1, और इसका योगदान क्या होगा? ये s का, px, py, pz का। तो इसमें किसका योगदान होगा? x का योगदान होगा, और py और pz का कोई योगदान या कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो ये दो टर्म जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, sp3 के केस में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस में, इसमें फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी हम किस दिशा में ले रहे हैं? यदि x एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? c1 स्क्वायर 0 होगा और d1 स्क्वायर भी 0 होगा। और सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल का पोजीशन, दिस विल लाई अलोंग एक्स जेड प्लेन। सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स जेड तल में होगा। तो यहां पर भी क्या देख रहे हैं हम? y का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सेकेंड वाले के केस में कोएफिशिएंट क्या है?
A2, B2, C2, D2, इनका योगदान क्या होगा, इनका स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये S का है, ये PX का है, ये PY का योगदान है और ये PZ का। तो यहाँ देख रहे हैं कि PY का कोई योगदान नहीं है, तो यहाँ पर C2 स्क्वायर का वैल्यू भी हमको 0 रखना होगा। तो इसको सम अप कर लेते हैं। कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। दूसरा, s ऑर्बिटल स्पेरिकली सिमेट्रिकल है, इसलिए s का योगदान सब में सेम होगा। तीसरे पॉइंट के अनुसार जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सारे नॉर्मलाइज्ड होंगे। फोर्थ पॉइंट के अनुसार हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। फिफ्थ पॉइंट के अनुसार sp2 में c1 स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा और 6 पॉइंट के अनुसार sp3 में c1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर और c2 स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा। जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस में आइए हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए गुणांकों का आकलन करेंगे। वी विल कैलकुलेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स वी जस्ट डिस्कस्ड। फर्स्ट पॉइंट के आंसर हमने क्या देखा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा बनता है। तो यहां पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दो वेव फंक्शन होगा एटॉमिक, एक फाई s होगा और एक फाई p होगा। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसका वेव फंक्शन psi1 और psi2 है। इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा इस प्रकार से बता सकते हैं, A2 phi s प्लस B2 phi p x। सेकेंड पॉइंट के अनुसार हमने देखा s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम होगा। s का कोएफिशिएंट क्या है, A1 और A2। इसका कंट्रीब्यूशन या योगदान क्या होगा, गुणांक या कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा। ये बराबर 1/n होगा। n यहाँ पर कितना है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सो A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमको A1 और A2 का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A2 क्या होगा, इसका रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1/√2। तो दो कोएफिशिएंट A1 और A2 का वैल्यू हमको मिल गया, दिस इज इक्वल टू 1/√2। थर्ड पॉइंट के आंसर हमने देखा जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी नॉर्मलाइज्ड होते हैं। तो पहले हम पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखें। फर्स्ट psi1 स्क्वायर d tau इक्वल टू 1। इसका इंटीग्रेशन पूरे स्पेस में करेंगे, दैट मीन्स psi1 इज नॉर्मलाइज्ड। तो psi1 का वैल्यू यदि हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A1 phi s प्लस B1 phi p x स्क्वायर d tau इज इक्वल टू 1। अब यदि हम इसके आगे सॉल्व करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन A1 स्क्वायर phi s स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर phi p x स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 B1 phi s phi p x d tau इज इक्वल टू 1। जब हम डिफरेंट इंटीग्रल्स को हम सेपरेट करेंगे तो उसकी कोएफिशिएंट बाहर हो जाएगा, A1 स्क्वायर इंटीग्रेशन phi s
स्क्वायर डी टू, इंटीग्रल सेपरेट कर रहे हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा b1 स्क्वायर 5px स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 b1 इंटीग्रेशन 5s 5px डी टॉप इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल नॉर्मलाइज नहीं है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये भी सारे क्या है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो इनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा 1 आएगा। सो इफ यू इंटीग्रेट दिस हमको 1 मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये भी नॉर्मलाइज है, इसका वैल्यू 1 आएगा। और फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था सभी एटॉमिक ऑर्बिटल और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या समकोणीय होते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन जाएगा। तो जहां पे भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या मिलेगा, ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ये पूरा 0 हो गया इक्वल टू 1। यदि sp2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि sp3 में करेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो सेम प्रोसीजर हमको तीनों में अप्लाई करना है, केवल हमको जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के अनुसार दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। psi1 इज ऑर्थोगोनल टू psi2, सिमिलरली psi2 इज ऑर्थोगोनल टू psi1। तो इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने पे हमको क्या मिलेगा इक्वल टू 0 मिलेगा। तो अब हम psi1 और psi2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a1 psi s प्लस b1 psi p x और यहां पर क्या होगा a2 psi s प्लस b2 psi p x बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखें इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा a1 a2 5s स्क्वायर प्लस b1 b2 5px ये भी स्क्वायर हो गया, प्लस नेक्स्ट क्या होगा a1 b2 5s 5px प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा a2 b1 5s और 5px डीटो इज इक्वल टू 0। इसमें भी इंटीग्रल्स को हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कोएफिशिएंट बाहर हो जाएगा a1 a2 इंटीग्रेशन क्या आएगा 5s स्क्वायर डीटो प्लस b1 b2 5px स्क्वायर डीटो प्लस यहां पर a1 b2 इंटीग्रेशन 5s प्लस 5p x डीटो प्लस नेक्स्ट टर्म a2 b1 5s 5px इंटीग्रेशन डीटो, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है ये 0 हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है ये 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट इज हमको क्या मिलेगा इक्वेशन a1 a2 प्लस ये b1 b2 इक्वल टू 0। तो अब
हम देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से वैल्यूज आ गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कोएफिशिएंट है, तो a1 और a2 का वैल्यू निकल गया था 1/√2। अब हम तीसरे पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में जो मिला है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर a2 स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे 1/2 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b2 स्क्वायर आएगा 1 माइनस हाफ दैट इज 1/2। तो b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, b2 विल बी इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे a1 a2 का वैल्यू मिल गया था 1/√2 1/√2। अब हमको b1 का वैल्यू भी मिल गया है 1/√2। अब हम इसमें a1 a2 का वैल्यू डालें 1/√2 इंटू 1/√2, b1 का वैल्यू आ गया 1/√2 इंटू b2 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस 1/√2 b2 इक्वल टू 0, या 1/√2 b2 इज इक्वल टू, ये उधर गया -1/2 और b2 इज इक्वल टू -1/2 और इंटू √2। तो ये कटा और हमको क्या मिला, b2 इज इक्वल टू -1/√2। तो यहाँ पे हम b2 का वैल्यू डालेंगे -1/√2। इस प्रकार से हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के सारे कोएफिशिएंट a1 a2 और b1 b2 को कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसी प्रकार से sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं उनके कोएफिशिएंट या गुणांक को हमने कैलकुलेट किया। उसी पैटर्न में ही उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम sp2 के लिए भी कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया है, s एक s है और p के कितने हैं, 2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3, psi1 psi2 psi3 से हम उसके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे s का एक टर्म होगा और 2 p ऑर्बिटल के वेव फंक्शन होगा। टोटल यहाँ पर 3 इंटू 3 9 कोएफिशिएंट है, लेकिन इसमें से एक कोएफिशिएंट c1 जो है उसका वैल्यू 0 है, क्योंकि जैसे हमने शुरू में जो पॉइंट्स देखा था उसमें sp2 में बताए थे कि पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो किस दिशा की तरफ है, x डायरेक्शन के तरफ है। जैसे ये ट्रायगोनल प्लेनार होता है sp2, इसका जो फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल को यदि हम x डायरेक्शन में लेंगे तो इसमें y और z का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये केवल अलग है, बाकी सब sp के लिए जैसे कि वैसा ही है। तो फर्स्ट पॉइंट से क्लियर है, लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा हम बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने देखा था s ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल है, गोलाकार रूप से वो चारों तरफ से समान समिति का होता है, इसलिए उसका योगदान क्या होगा, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम होगा। a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n। n का मान यहाँ पे कितना है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये 1/3 होगा। तो a1 बराबर a2 बराबर a3, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस 1/√3। अब थर्ड पॉइंट में देखें, हमने तीसरे पॉइंट में देखा था जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये सारे किस टाइप के होते हैं, सारे किस प्रसमानीकृत या नॉर्मलाइज्ड होते हैं। तो psi1 स्क्वायर डीटो, psi2 स्क्वायर डीटो, psi3 स्क्वायर डीटो, ये सभी के इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिटी मिलना चाहिए।
और जब भी हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सॉल्व करेंगे, जैसे psi1 के लिए है, तो इनके जो कंट्रीब्यूशन होगा उनके स्क्वायर का सम जो है ये इक्वल टू 1 होगा। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इस sp2 में यदि हम फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शन, क्योंकि ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस टाइप के हैं, डायरेक्शनल है, तो इसका जो ऑर्बिटल है पहला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो इसमें y का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो c1 स्क्वायर का वैल्यू क्या लिया जाएगा, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, केवल ये टर्म हट जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब हम a1 स्क्वायर का वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/3 प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो b1 स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे, ये इधर क्या, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। देयरफॉर b1 विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका रूट होगा b1 बराबर रूट ऑफ 2/3। अब फोर्थ पॉइंट पे हम देख रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है, समकोणीय है, सभी एक दूसरे के, एटॉमिक ऑर्बिटल भी एक दूसरे के और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन a1 a2, लास्ट इसमें हमने डिस्कस किया था, a1 इंटू a2 प्लस b1 b2, इन दोनों के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट, a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2, इनका जो समेशन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अगेन c1 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। हम a1 और a2 को मान यहां से रखेंगे, वैल्यू रखेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस b1 का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था √2/3, b2 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करेंगे तो b2 विल बी इक्वल टू 1/√3 इंटू 1/√3, 1/3 हो गया, और इक्वेशन की उस तरफ गया तो ये -1/3। ओके, और ये जो टर्म है इक्वेशन की उस तरफ जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा, √2 नीचे होगा, तो ये -1/3 इस तरफ हुआ, इसको रीअरेंज करेंगे तो √3 इधर और √2 इधर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √3, सो दिस कम्स आउट टू बी -1/√6। जैसे psi1 psi2 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, वैसा ही psi1 psi3 भी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट a1 इंटू a3 प्लस b1 इंटू b3 प्लस c1 इंटू c3 विल बी इक्वल टू 0। अगेन c1 का वैल्यू क्या, 0 है, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, a1 इंटू a3 प्लस b1 इंटू b3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू हमने डाला सेम, यहाँ का सेम वैल्यू है, तो b3 का वैल्यू भी क्या है, -1/√6। अब ये तीनों पहले निकल चुका है, b1 का वैल्यू निकल चुका है, b2 निकल गया, b3 निकल गया, c1 ऑलरेडी 0 है, बचा क्या है, c2 और c3। c2 और c3 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, psi1 स्क्वायर किए थे, अब psi2 स्क्वायर डिटो का इंटीग्रेशन 1 यदि लेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट के अनुसार इंटीग्रेशन psi स्क्वायर डिटो इज इक्वल टू 1। जैसे psi1 स्क्वायर नॉर्मलाइज्ड है, वैसे ही psi2 भी नॉर्मलाइज्ड है, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, 1 आएगा। और जहां पे भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होता है वहां पे हमने देखा एक जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ये psi2 है तो इसके सारे कोएफिशिएंट के स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब a2 स्क्वायर का वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, a2 स्क्वायर है 1/3, b2 का वैल्यू था -1/√6, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो +1/6 प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा,
1। यहाँ पर C2 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये 1 है, ये दोनों इक्वेशन किधर गया, -1/3 और ये 1/6। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6। 3/6 मीन्स ये 1/2 हो गया। सो 1 माइनस हाफ इज हाफ, therefore C2 will be equal to 1/√2। जैसे हमने C2 का वैल्यू निकाला, C3 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, केवल हमको क्या करना है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में psi3 स्क्वायर d2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, B2 और B3 दोनों -1/√6 था, तो सेम वैल्यू रहेगा, ये भी सेम है। तो यहाँ पर C3 स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, C3 स्क्वायर का वैल्यू वो भी कितना आ रहा है, इसका रूट निकालेंगे तो इसके 2 पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि ये C2 और C3 दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, एक को हमको प्लस लेना होगा, दूसरे को हमको माइनस लेना होगा। तो ओवरऑल यदि हम वेव फंक्शन के कोएफिशिएंट को डालेंगे तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखें A1 A2 A3 सबका वैल्यू क्या है 1/√3। सो दिस विल बी 1/√3 5s 1/√3 5s 1/√3 5s प्लस नेक्स्ट टर्म देखें, B1 का वैल्यू था -1/√6, ये भी -1/√6। सो दिस इज -1/√6, दिस इज ऑल्सो -1/√6। C3 का वैल्यू 0 था, तो ये टर्म यहां से विलुप्त हो जाएगा। C2 और C3 का वैल्यू देखें, C2 को यदि हम 1/√2 लेंगे तो यहाँ पे हमको लेना होगा -1/√2। यदि सारे टर्म सेम होंगे तो लास्ट में हमको एक टर्म को प्लस और दूसरे को माइनस लेना होगा। तो इस प्रकार से हम sp2 के सारे कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक तरीके से भी हम इसको C2 और C3 को निकाल सकते हैं। यदि C2 मिल गया है तो C2 और C3 ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 होगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमको A2 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 इक्वल टू 0। इसके वैल्यू से भी हम निकाल सकते, तो भी हमको क्या मिलेगा, C3 का वैल्यू -1/√2 निकल जाता है। इसी प्रकार हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के भी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सेम टेक्निक हमको फॉलो करना है। तो s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, 1/4 का रूट है तो 1/2 1/2 1/2 1/2 b। उसी प्रकार b1 b2 b2 b3 b4 ये कहां से निकलेगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे psi1 स्क्वायर b2 इक्वल टू 1। जब psi1 स्क्वायर का नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हमको b1 का वैल्यू मिल जाएगा √3/2। और उसके बाद में यदि हम उसका ऑर्थोगोनल कंडीशन लेंगे psi1 psi2 के साथ, psi2 psi3 psi1 psi4 के साथ, तब हमको क्या क्या मिलेगा, b1 b2 b3 का वैल्यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम psi2 का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, psi3 का नॉर्मलाइजेशन करेंगे और इसके भी ऑर्थोगोनल कंडीशन को लेंगे तो हमको सारे कोएफिशिएंट इस प्रकार से मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, मिक्स होते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अलग अलग एटम से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेम एटम के ही एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है वो मिक्स होकर सेम एनर्जी के उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं।
तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू।